गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और हम कंबाइंड सेशन के पार्ट 3 लेक्चर में हैं। और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। पार्ट 1 में मैथ्स और हिस्ट्री चला था, पार्ट 2 में आपका इकोलॉजी और हिस्ट्री चला था और मैथ्स अब दोबारा आ गया है हिस्ट्री के साथ। ठीक है, मैथ्स आ गया है हिस्ट्री के साथ। आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाने का टारगेट है हमारा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते हुए ना देखते हुए थोड़ा सा रिवीजन करवा देते, क्योंकि ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में वापस रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि रिवीजन हो जाए। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा था, जो कि रेशियो मेथड से चल रहा था। तो टाइप 1 का क्वेश्चन क्या था कि आपको 50 लीटर का मिक्सचर दिया होगा, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया होगा, क्वांटिटी पूछा था। तो आप देखेंगे कैसे निकालेंगे, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या था कि आपको मिक्सचर का रेशियो, मतलब टोटल क्वांटिटी तो दी थी आपको मिक्सचर की और रेशियो भी दिया था। बोलना था कि 6 लीटर या कुछ एक्स अमाउंट इसमें ऐड करेंगे तो रेशियो क्या होगा। ठीक है, टाइप 3 क्या था कि आपको टोटल रेशियो दिया हुआ था, टोटल क्वांटिटी दी थी मिल्क और वाटर की। यहाँ मिल्क और वाटर की जगह मैंने आपको बताया था कोई भी चीज आ सकता है, कोई बॉयज गर्ल आ सकता है, स्कूल में कोई भी कुछ भी आ सकता है। वो वर्डिक पे आ जाइएगा, सब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। उसका अनुपात दिया होगा, बोला होगा x लीटर जोड़ने पे उसका अनुपात ये हो जाता है। तो ये बताइए ये x लीटर की वैल्यू क्या है, कितना ऐड किया है मिल्क, या कितने स्टूडेंट ऐड किए हैं, या कितना एसिड ऐड किया है, या कितना दाल ऐड किया है, या कितना चावल ऐड किया है। चावल और दाल का रेशियो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये वाला था टाइप 3। और टाइप 4 में क्या था कि आपको टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी नहीं दिया था, टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी नहीं दिया था, रेशियो दिया था, बताया भी था कि 10 लीटर जोड़ा गया है और रेशियो भी दिया था। अब पूछा था ये टोटल कितना होगा। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं आपको 3 नए चीज बढ़ाऊंगा इसके आगे का, तो टाइप 4 की जरूरत नहीं है। तो टाइप 5 से चालू करते हैं। 5, 6 और 7 3 टाइप आप देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या होगा आपका, फिर से ले लेता हूं मैं मिल्क वाटर। ठीक है, आपको दिया होगा 1:2। ठीक है, 1:2 के रेशियो में है। ठीक है, 40 लीटर का कोई सोल्यूशन है, टोटल क्वांटिटी उसकी 40 लीटर है, मिल्क जिसपे 1 है और वाटर उसमें 2 है। बोलेगा इस मिक्सचर से 10 लीटर निकाल लिया, इस मिक्सचर से 10 लीटर। आप थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज हो गया, बोल रहा है कि इस मिक्सचर से 10 लीटर निकाल लिया। तो अब एक चीज याद रखिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमारा एक दोस्त है, हमने चाय ऑर्डर किया होता है। ठीक है, और मेरा एक दोस्त आ जाता है, जेब में पैसा मेरे पास 5 रुपए रहता है, मैंने एक चाय ऑर्डर किया होता है। जब वो आता है तो हम लोग कटिंग बनाते हैं, 1/2 जिसको कहते हैं। मुंबई के स्टूडेंट वाले सब अच्छे से समझ रहे होंगे। तो क्या आप बताइए, दूसरे वाले गिलास में कुछ चाय है ना, जब मैंने कटिंग बनाया तो उसमें क्या होगा, चाय होगा। मेरे गिलास में क्या दूध रह जाएगा, नहीं ना, वो भी तो चाय ही होगा ना। अब जो सामने वाला चाय पत्ती बनाया है, चाय बनाया है, उसमें दूध, पानी और चाय पत्ती का जो रेशियो डाला था उसने, तो क्या दोनों गिलासों में अलग अलग रेशियो होगा, नहीं होगा ना। दोनों में तो चाय ही होगी और उसी स्वाद की चाय होगी जिस स्वाद की मेरी चाय होगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बोला है कि 1:2 है और बोला है इसमें से 10 लीटर निकाल लिया जाए। क्या बोला है, 10 लीटर निकाल लिया जाए। तो क्या अनुपात बदलेगा इसका, क्या ये जो मिल्क और वाटर का जो चाय का कॉम्बिनेशन बना है, ये इस पे 10 लीटर अगर हम निकाल भी लेंगे तो क्या चाय का क्या कुछ और हो जाएगा, शरबत बन जाएगा, नहीं ना, वो चाय ही रहेगा। तो निकालने पे कोई अनुपात में चेंज नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट है इसका। टाइप 5 का कॉन्सेप्ट है जो आगे पूरे हर जगह लगेगा। ठीक है, अब इसका रेशियो क्या होगा, 1:2, 10 लीटर निकाल लिया। अब आपसे बोलेगा कि इसमें, इस मिक्सचर में दूध को 10 लीटर जोड़ दिया हमने, तो बताइए अनुपात क्या होगा। ठीक है, 10 लीटर पहले मिक्सचर से निकाला, 10 लीटर जोड़ दिया। अब यहां से 10 लीटर निकला, यहां पे मिक्सचर शुरुआत में इनिशियल स्टेट में 40 लीटर था, अब कितना हो गया, 30 लीटर। और फ्रैक्शन में पूछा जाए तो 1 + 2 3, ये तो आपको पिछले वीडियो से समझ में आ गया। 3 की वैल्यू 30 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 लीटर। यही तो फाइंड करना है ना, 10 लीटर ही तो ऐड करा है, एक पार्ट बढ़ जाएगा। इधर पे 1/2 था तो कितना हो जाएगा, 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1, यानी कि बराबर हो जाएगा। दूध और पानी का रेशियो
बराबर हो जाएगा। ये आंसर हो गया, आपको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 2:2 को आप 1:1 कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। आइए बढ़ते हैं टाइप 6 की ओर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब देखिए इसमें क्या बोल, तो आइए देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको सेम वही 48 लीटर का, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 और 3 के रेशियो में है। 2 और 3 के रेशियो में 48 लीटर का सोल्यूशन है। अब क्या बोलेगा आपको, इस मिक्सचर से हमने x लीटर निकाल लिया, ये अब निकालना है, x लीटर निकाल लिया। तो निकालने के बाद क्या होगा, 2-3 ही रहेगा। ठीक है, ये 2-3 ही रहेगा। ठीक है, ये 2-3 ही रहेगा। ठीक है, x लीटर निकाल लिया। अब बोलेगा इसमें x लीटर जोड़ दिया दूध। ठीक है, रेशियो हो गया आपका बराबर। अगर हम क्वेश्चन ऐसा होगा कि 48 लीटर का एक सोल्यूशन है, आप क्वेश्चन नोट करके चलते रहिए क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी चालू कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। लेकिन अगर जो बच्चे देख रहे हैं वो बोल के आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बोलेगा 48 लीटर का एक सोल्यूशन है जिसका अनुपात है 2:3, उसमें x लीटर घटा दिया, x लीटर घटा दिया और दूध x लीटर उतना ही मिला दिया, मतलब कि x लीटर निकाल के उतना ही x लीटर मिला दिया दूध। तो अनुपात आपका हो गया बराबर। दोनों अनुपात निकालने और डालने पे अनुपात बराबर हो गया। बराबर का मतलब क्या होता है, 1:1। बराबर का मतलब क्या होता है, 1:1, यानी कि दूध और पानी दोनों बराबर हो गया, दूध और पानी का पानी हो गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो आपको ये x की वैल्यू आप पूछ रहे हैं कितना लीटर निकाला और कितना लीटर डाला होगा दूध। तो अब देखिए, पहले तो हमने आपको एज वाले में एक क्वेश्चन बताया था कि भैया यहाँ पे 1:3 है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डाला क्या गया, डाला गया दूध, पानी तो बराबर होगा ना, पानी तो हमने डाला ही नहीं, छिड़का नहीं, पानी का अनुपात बदलेगा क्या, नहीं। तो पहले पानी बराबर कर लीजिए। बराबर कैसे होगा, यहाँ 3 का गुना, यहाँ 3 का गुना, तो ये 3:3 हो जाएगा। पानी बराबर, और ये कितना बड़ा फ्रैक्शन में 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं, ये स्टार्टिंग में जितना लीटर होता है ना 48 लीटर, वही आखिरी में भी होगा 48 लीटर। ये 3 ही होगा, 48 बराबर होगा। 3 + 3 कितना होता है, 6 की वैल्यू 48 है। तो 1 की वैल्यू आप बताइए जल्दी कितनी होगी, 8 होगी। 1 लीटर की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर होगी। तो 8 ही लीटर तो ऐड किया था और 8 ही लीटर तो निकाला था, ये आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगले टाइप पे फटाफट लास्ट टाइप देख लेते हैं, इसके बाद और 2 टाइप है वो अगले वीडियो पे देखेंगे। इसमें पूछा होगा कितना लीटर का क्वांटिटी है। ठीक है, मिल्क और वाटर, यहां पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहां पे कुछ भी आ सकता है। 3/7 के रेशियो में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसमें से 10 लीटर हटा दिया गया। ठीक है, 10 लीटर हटा दिया गया, दूध को 10 लीटर मिला दिया गया। ठीक है, दूध को 10 लीटर हटा दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, अब यहां पे आप बताइए कि इसका अनुपात बदलेगा क्या, 3:7 ही होगा कि नहीं। और जो आखिरी अनुपात दिया है वो 2:5 में होगा, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना क्वांटिटी का सोल्यूशन था जिसका अनुपात 3:7 था और उसमें से 10 लीटर निकाला गया और 10 लीटर दूध मिलाया गया, तो अनुपात हो गया 2:5। अब बताइए टोटल सोल्यूशन कितने का था शुरुआत में, इनिशियल का। तो एक चीज हमको यहाँ कॉन्सेप्ट क्या पता चली, ये 48 है टोटल सोल्यूशन, तो लास्ट वाला सोल्यूशन भी 48 का ही होगा, क्योंकि भैया जितना निकाल रहा है उतना ही तो डाल रहा है, वापस तो वही हो गया। तो 48 का 48, तो या तो ये निकाल लें हम या तो ये निकाल लें। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे 3:7 है, यहाँ पे 2:5 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पानी को ऐड किया गया है। इस बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर करके चल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ भी चेंज हो सकता है। यहाँ आप तक दूध को मिला रहे थे, यहाँ चलिए पानी को मिला देते हैं। ठीक है, 10 लीटर पानी अगर मिल गया तो क्या होगा। ठीक है, 3:7 था, 10 लीटर निकाला तो क्या रेशियो बदला, नहीं बदला, 3:7 ही रहेगा। 10 लीटर आप पानी ऐड कर दिया तो 2:5। सबसे पहले आइए रेशियो बराबर कर लेते हैं।
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 6:14 और ये हो गया 6:15। फ्रैक्शन में कितना बढ़ा, 14 से कितना हो गया 15। एक की वैल्यू क्या आ गई 10, एक की वैल्यू क्या आ गई 10 लीटर। और यदि एक की वैल्यू 10 लीटर है तो 6 की वैल्यू क्या होगी 60 लीटर। अगर एक की वैल्यू 10 लीटर है तो 6 की वैल्यू क्या होगी 60 लीटर, प्लस 15 की क्या वैल्यू होगी 150 लीटर। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 210 लीटर, यानी कि इनिशियल सोल्यूशन कितने का था 210 लीटर का सोल्यूशन था, 210 लीटर का सोल्यूशन था। पूरा मिल्क और दूध 210 लीटर का था। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आज से मैथ का 7 टाइप खत्म हो गया है और इसके बाद आने वाला एक और पार्ट आएगा, उसमें मैथ का मिक्सचर एंड एलिगेशन भी खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए दूसरा टॉपिक हम लोग अभी पढ़ना चालू करते हैं, जो है हिस्ट्री। चलिए आइए पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक 1920 से नहीं होगा, 1920 के एकदम पीछे हम लोग चले जाएंगे, प्लासी बक्सर वाले पे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते हैं। उनका भी कुछ साल पूरा हुआ है, तो उनसे कुछ यूपी के सरकार ने कुछ चीजें जारी की हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। एकदम पीछे चले जाते हैं 1757 में। चलिए देखिए प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध पहले हम लोग समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या कि मुगलों का पतन कब हुआ। मुगलों का पतन कब हुआ था दोस्तों? मुगलों का पतन हुआ था कब? मुगलों का पतन हुआ था 1707 में। कैसे? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। उसके बाद जितने भी भारत में शासक थे वो स्वतंत्र हो गए। जैसे हैदराबाद वाला जो इलाका था, यहाँ पे कौन आ गया? चिंकिलिज खां आ गया। बंगाल वाला जो इलाका था पश्चिम, वहां पे कौन आ गया? मुर्शिद कुली खां आ गया। अवध वाला जो यूपी वाला इलाका था, वहां पे कौन आ गया? शहादत खां आ गया। स्वतंत्र राज्य की स्थापना उन्होंने कर दी थी। मैसूर वाले इलाके में थोड़े समय बाद कौन आ गया? हैदर अली टीपू सुल्तान आ गए। इसी तरह पश्चिम में जो थे राजपूताना जो है वो स्वतंत्र कर लिए। कब हुए? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। क्योंकि जब तक वो जीवित था, ठीक, जब तक वो जीवित था किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे टक्कर ले सके, उसके आमने सामने आ सके। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? प्लासी का युद्ध। तो हमें पढ़ना किसके बारे में? बंगाल के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है मॉडर्न का बेसिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, इसलिए मैं आपको यहां से लेके चल रहा हूं। देखिए स्वतंत्र राज्य बंगाल का पहला अगर कोई शासक बना था तो वो कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां था। अब मुर्शिद कुली खां का उसके बाद कौन बनता है? उसका बेटा बनता है। कौन बनता है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। अब देखिए इस अलीवर्दी खां की खुद की कोई संतान नहीं होती है, जो बेसिकली माना जाता है कि बंगाल की स्थापना किसने की? स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खां ने की। मुर्शिद कुली खां के बाद अगला शासक कौन बना? बंगाल का नवाब। बंगाल के जो राजा हुआ करते थे उनको नवाब बोला जाता था, ठीक है। तो उसके बाद अगला नवाब कौन बनता है? अलीवर्दी खां बनता है। अलीवर्दी खां के बाद इनका कोई दामाद रहता है जिसका नाम रहता है सिराजुद्दौला। देखिए सिराजुद्दौला क्या रहता है? इसका दामाद रहता है। सिराजुद्दौला किसका दामाद रहता है? इसका दामाद रहता है। किसका? अलीवर्दी खां का दामाद रहता है। अलीवर्दी खां का दामाद जो रहता है सिराजुद्दौला, अब वो बंगाल का शासक बनता है। कब? 1756 में। 1756 में ये बंगाल का स्वतंत्र शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब बनने के तुरंत बाद ही सॉरी दोस्तों, बंगाल का नवाब बनने के तुरंत बाद ही ये क्या करता है? अंग्रेजों से परेशान रहता है। अंग्रेज जो रहते हैं यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा रहे होते हैं, अंग्रेज यहाँ पे शासन प्रशासन चला रहे होते हैं और इसके राजपाट में हस्तक्षेप करते रहते हैं। जैसे हस्तक्षेप का माध्यम से वो एक चुंगी दे देते थे अंग्रेजों को कि ये दिखा के वो क्या करते थे? टैक्स नहीं देते थे, व्यापार करते थे। राजस्व में धीरे धीरे कमी आती गई। राजस्व में धीरे धीरे करके कमी आती गई। उससे वो सिराजुद्दौला परेशान हो गया
सिराजुद्दौला के परेशान होने के बाद क्या हुआ, उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। उसने कई सौ अंग्रेजों को कहा जाता है कि उसने कई सौ अंग्रेजों को उठा के बंद कर दिया, 121 अंग्रेजों को उठा के एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे कहते हैं काल कोठरी की घटना। क्या कहते हैं? काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना। उस काल कोठरी की घटना में कहा जाता है कि जितने भी अंग्रेजों को उसने छोटे 4x2 के कमरे में बंद कर दिया था, उस कमरे में कई सारे अंग्रेज मर गए, उनमें से कुछ लोग जीवित बचे थे। उसमें से एक व्यक्ति जीवित था, उसका नाम था हॉलवेल। ये मैं चाहता तो आपको बीसी के बाद आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इस पे कुछ यूपी सरकार ने इंपॉर्टेंट योजनाएं जारी की, तो मैं इसके लिए आपको ये टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली मॉडल पूरा कंप्लीट होगा, टॉपिक वाइज ही होगा, आप चिंता मत करिए, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपका बेसिक बना रहा हूँ। ठीक है, तो हॉलवेल जो था, हॉलवेल ने इस घटना का जिक्र किया। वो जाके अंग्रेजों को बताया। अंग्रेजों को बताने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था, एक सेनापति था, उसको गुस्सा आ गया। रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा आ गया। अब उसने क्या किया, कूटनीति खेली। इसका एक जो सेनापति रहता है सिराजुद्दौला का, उसका नाम रहता है मीर जाफर। उसका क्या नाम रहता है दोस्तों? मीर जाफर। इसके साथ खेल कौन खेलता है, इसको अपने लोग शामिल कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या करता है कि क्या नाम है, इससे हाथ मिला लेता है। ये सेनापति किसका रहता है? सिराजुद्दौला का। सेनापति रहता है मीर जाफर सिराजुद्दौला का। और सिराजुद्दौला के परिवार के कई लोग चाहते थे कि ये राजा ना बना रहे, ये नवाब ना बना रहे, उसको हटाना चाहते थे किसी भी तरीके से। तो उसी में एक मीर जाफर भी था। ये क्या किया, अंग्रेजों से जाके मिल गया। अंग्रेज बोले कि तुम मेरा साथ दो, तुम अपनी सेना इस युद्ध में हिस्सा मत लेने देना, जो हम सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले हैं। 1757 का जो प्लासी का युद्ध होने वाला है, उसमें तुम क्या करना, अपनी सेना का नेतृत्व मत करना, सेना को लेके मत आना। बेचारा सिराजुद्दौला को ये धोखा देता है और सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा जाता है। सिराजुद्दौला के युद्ध में मरने के बाद अगला नवाब बनता है कौन? इन्हीं का दामाद रहता है। कौन रहता है? मीर जाफर। ठीक, मीर जाफर क्या बनता है? स्वतंत्र बंगाल की क्या बनता है? अगला शासक बनता है, अगला नवाब बनता है। किसके कारण? अंग्रेजों के कारण। किसको धोखा दिया? सिराजुद्दौला का धोखा दिया। अब पूछेगा कि इस प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये कौन किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। पूछेगा मीर जाफर मीर जाफर की सेना की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था? तो बिल्कुल नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उसने नवाब बनना था भाई, इसलिए वो युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। अब ये जो थे मीर जाफर जो थे, एक कठपुतली नवाब बन चुके थे। अंग्रेज बोलते थे उठ जाओ तो उठ जाते थे, अंग्रेज बोलते थे बैठ जाओ तो ये बैठ जाते थे। ठीक, तो राजा भाई विद्रोह कर दिए, बोले कि नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, जाओ। अंग्रेजों को मना कर दिए, अंग्रेज हटा दिए। किसको नवाब बना दिए? मीर कासिम को। अब ये कौन थे भैया? ये मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे। मीर जाफर। अब भैया दामाद आ रहे हैं गद्दी को संभालने, तो ससुर तो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? दामाद ने छोड़ दिया। क्या नाम है, इन्होंने मीर जाफर ने मीर कासिम के लिए भैया आइए शासन करिए। और ये जो मीर कासिम था, ये पूरा हालचाल सब चीज देख ही रहा था, सब चीज ये देख रहा था अपने आंखों के सामने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये करता है सबसे पहले अपनी राजधानी चेंज करता है, मुर्शिदाबाद से राजधानी ले जाता है मुंगेर। मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ले जाता है दोस्तों? ये मुर्शिदाबाद से राजधानी ले जाता है मुंगेर ले जाने के बाद ये क्या करता है? अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाता है, अपना शासन प्रशासन चलाता रहता है। अंग्रेज सोचते हैं कि अरे यार क्या नाम है, ये तो हम लोगों से दूर हट गया, अभी हमारा काम कैसे करेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमें छूट कैसे मिलेगी, सब चीज सोचने लगे अंग्रेज। अब क्या किए कि फिर इसको हटा दिए, बेचारे जो मीर कासिम था उसको हटा के मीर जाफर को वापस राजा बना दिए। वापस से मीर जाफर बार बार खेल रहे, मीर जाफर को राजा बना दिया। मीर कासिम को आया गुस्सा, चला गया अवध के नवाब के पास गया। नवाब के पास कौन थे? सुजाऊ दौला। इनको अपने ओर मिलाया, शाह आलम द्वितीय को अपनी ओर मिलाया। शाह
शाह आलम सेकंड, ये कौन थे? मुगल बादशाह थे, नाम मात्र के थे लेकिन थे मुगल बादशाह, मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह थे। इन तीनों की तिकड़ी को लेके आया कहाँ पे? बक्सर के मैदान पे। इन तीनों की तिकड़ी को लेके कहाँ आया? बक्सर के मैदान पे। बक्सर का युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ा दोस्तों? बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध लड़ा जो ये कब लड़ा? 1764 में, 1764 में। इस युद्ध में इसी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो वर्सेस कौन? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की तिकड़ी ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अंग्रेजों से ये युद्ध हार गए। अब तो भैया हुआ इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल युद्ध हारने के बाद। अब इन लोगों ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य दिखाया, अपना स्वामित्व दिखाया, अपनी सेना के बारे में बताया, हम भी ट्रेंड हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा कह के इस युद्ध को उन्होंने जीत लिया। अब पूछता है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के खिलाफ अंग्रेजों की तिकड़ी सेना ने युद्ध लड़ाई की। इन तीनों को अंग्रेजों ने अकेले हरा दिया। किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ? जुर्माना ठोका गया इनको ऊपर। क्या किया गया? क्या किया गया दोस्तों? अब आते हैं वापस से कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद ये क्या करते हैं? इलाहाबाद की संधि करते हैं। इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है कब? 1765 में। एक होती है क्या नाम है? सुजाउद्दौला के खिलाफ, एक होती है शाह आलम द्वितीय के खिलाफ। दोनों के खिलाफ इलाहाबाद की संधि होती है। इस युद्ध में इनके ऊपर भी जुर्माना थोपा जाता है, इनको ऊपर जुर्माना थोपा जाता है, इनसे कुछ क्षेत्र छीन लिया जाता है, इनको भी कुछ क्षेत्र और कुछ जुर्माना ले दे के इनको पेंशन पे भेज दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद अंग्रेजों को बंगाल, बक्सर का जैसे ही युद्ध खत्म होता है उनको क्या मिल जाती है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, दीवानी प्राप्त हो जाती है। कहाँ की? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कौन सी युद्ध के बाद इनको प्राप्त हो जाती है? बक्सर के युद्ध के बाद। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम यही खत्म करते हैं और हमारे अगले टीचर आएंगे। और भाई आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने कंबाइंड क्लास पार्ट 4 में। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 10 मिनट। चलिए पहला बात करते हैं करैक्कल की। करैक्कल को जानता है क्या है? अंग्रेजी नाम। हाँ, करैक्कल ये आपका पाया जाता है राजस्थान के एरिया में। राजस्थान के एरिया में भाई ये कर क्या रहे थे, इनके साथ हुआ क्या? ये बिल्ली की एक स्पीशीज होती है जिसके कान एकदम यूं होते हैं, खड़े हुए, इसे करैक्कल कहते हैं। तो ये क्या हो गई है? ये एंडेंजर्ड हो गए हैं, एंडेंजर्ड। इनकी इंपॉर्टेंट है इसमें ये ध्यान रखना कि एंडेंजर्ड हुए क्यों है। ये एंडेंजर्ड इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको मारा नहीं गया है, इनका शिकार नहीं किया गया है, इनको हैबिटेट लॉस होने की वजह से इन लोगों की डेथ हो गई है, या फिर ये लोग अपने आप को और रिजेनरेट नहीं कर पा रहे। इन लोग अपना आप क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे उसे हम लोग, हाँ, उन लोगों उनके हिसाब से सिचुएशंस नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं जो उनके लिए जीने के लिए अनिवार्य है। इन सब सिचुएशंस को किसने बताया? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज में नामित किया है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजीत स्वर्णा, नाम याद रखिएगा, रंजीत
स्वर्णा, ये क्या है? ये दोनों स्पीशीज एक तरह की प्रजाति है। किसकी स्पीशीज है? पैडी। पैडी मतलब पैडी पता है किसी को? पैडी चावल को ही कहते हैं। रंजीत और स्वर्णा ये दो तरह की चावल प्रजातियां जो नई नई विकसित की गई हैं। और इसमें एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है इन दोनों में? ये फ्लड रेसिस्टेंट है। फ्लड रेसिस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पे जैसे आप लोग जानते हैं जो भी हम लोग के भारत में कई बार बाढ़ आती रहती है। असम के एरिया में कई बार बाढ़ आती है। बारिश के मौसम में मैदानी इलाकों में गंगा में बाढ़ आ गई, लेकिन कि सभी नदियों में बाढ़ आती रहती है। तो इस तरह का एक ये चावल की उपज का इजाद किया गया है जिसे फ्लड रेजिस्टेंट बनाया गया है, जहां पे बाढ़ आई है या उस भूमि पे भी टिके रह सकते हैं, या फिर कह जाए इन लोग की उपज को आगे बढ़ाया। अच्छा चलिए इसी से इंपॉर्टेंट एक और देख लेते हैं, पोगाली राइस। POGALI, पोगाली राइस। इसकी कोई स्पेशलिटी है क्या? जी हाँ, इस पे भी ध्यान रखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स है। ये भी फ्लड रेजिस्टेंट है, लेकिन ये कौन सी फ्लड रेजिस्टेंट है? ये फ्लड रेजिस्टेंट है समुद्री इलाकों के मामले में। हम लोग देखेंगे जैसे कि अभी अम्फन तूफान आया था उड़ीसा के एरिया में, तो क्या किया गया कि ये जो पोगाली राइस है पहले से उगाया जा रहा है, लेकिन कहां पे? केरला में। तो जब ये वहां पे उगाया जा रहा था, कहा गया भैया कि अब तो जो पानी आ गया समुद्र का हम लोग के जमीन में उड़ीसा में, अब यहाँ पे कैसे उगेगा चावल? क्योंकि वो खारा पानी होता है, खारे पानी में भाई जितना ही फ्लड रेजिस्टेंट हो, ये फ्लड रेजिस्टेंट है ना, फ्लड रेजिस्टेंट ये भी है, लेकिन इसमें फ्लड रेजिस्टेंट का मायने ये है ये सलाइन वाटर है, फ्लड रेजिस्टेंट है, ये खारे पानी में भी ये चावल उगते हैं। अच्छा यहां से फ्लड रेजिस्टेंट आप हटा ही लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए कि ये सलाइन वाटर में, खारे पानी में भी उग जाते हैं। वाटर, इसलिए इन्हें केरला से भेजा गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में इनकी अब उपज की जा रही है, उन्हें अब उगाया जा रहा है। आइए आगे देखा जाओ। गिरनार, आइए गिरनार की दो वैरायटीज देखी जाए। गिरनार, गिरनार, गिरनार कौन कौन सा? ये 4 और 5, गिरनार 4 एंड गिरनार 5 दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों हैं क्या? ये है आपके चीनिया बादाम। चीनिया बादाम मतलब पीनट। ये आपकी पीनट की वैरायटी है। पीनट, तो इसमें हुआ क्या है कि ये एक सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसमें बायो फोर्टिफिकेशन की बात की गई थी। इसमें 17 तरीके की बायो फोर्टिफिकेशन ये होता है जिसमें कि जैविक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो हम लोग की उपज है, जो भी फसलें हैं, उसमें न्यूट्रिशंस भरा जाता है ताकि हम लोग बॉडी को मिल पाए। तो जो 17 न्यूट्रिएंट्स वाले उसमें उपज बनाई गई, जिनमें से गिरनार 2 है। गिरनार है क्या? ये आपका पीनट बटर है, चिनिया बादाम है। गिरनार एक जगह का नाम है जिसके नाम पे इसको नाम दिया गया है। गिरनार किसी को पता होगा कहां पे है? एनीवन? गिरनार, गिरनार आपका पड़ता है राजस्थान में, जहां पे इसकी खेती की जाएगी। तो अब देखा जाए इसमें 17 तरह की न्यूट्रिएंट्स, और इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया जा सकता है इसे हिडन हंगर का। हिडन हंगर जिसमें हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन हम लोग को पोषण नहीं मिलता। तो 17 न्यूट्रिशंस को बायो फोर्टिफाइड किया गया है, उन्हें पोषण भरा गया है वैज्ञानिक तरीके से। अब देखिए हमें टाइम भी देखना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इतना, हाँ और एक और बात याद लिखी, हेलोनिक ऑयल, ये एक तरीका तेल होता है जो कि पाया जाता है हम लोग शरीर के लिए अच्छा होता है। हेलोनिक ऑयल यह इसमें अत्यधिक मात्रा में है। आइए जल्दी आगे देखा जाए अन्य टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं जल्दी लेने वाला हूं, वो है भारत की सबसे बड़ी तितली। किसी को पता है क्या भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? किसी को? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया, ये है अभी न्यूज में। क्यों है?
GOLDEN, गोल्डन बर्ड विंग, BIRD विंग, गोल्डन बर्ड विंग, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, तितली है। इसको कहां पे पाया गया है? इसे हम लोग पाए हैं उत्तराखंड में, यूके में। और इसके पहले एक और थी, कौन सी थी? जिसे हम लोग कहते थे सबसे बड़ी, ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई, ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पहले ये थी जो कि हम लोग को नीलगिरी के एरिया में मिलती थी, जिसे हम लोग पहले इसे कहते थे कि यह सबसे बड़ी है भारत की। लेकिन बाद में देखा है कि नहीं, जो गोल्डन बर्ड विंग है यह सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। ये मोस्टली पीले रंग में पाई जाती है, कुछ इतना बड़ा इनका फैलाव होता है यहाँ से यहाँ तक का। और ये यूके मतलब उत्तराखंड के एरिया में पाई जाती है। और ये सबसे, अब इन्हें सिद्ध कर दिया गया कि यही भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए चलिए एक और टॉपिक देखे जाए। अब लोग बात करेंगे पन्ना। पन्ना क्या है? नेशनल पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क भी है, लेकिन अब वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आइए चलिए देखा जाए। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर, कंटिन्यू। चलिए आइए, चलो आइए। तो पन्ना बायोस्फीयर क्या है? ये बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? 22वां बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखिएगा, ये 22वां बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। पॉज करो। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 12वां टाइगर रिजर्व है, और सॉरी ये 22वां टाइगर रिजर्व है और 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए आइए, तो लास्ट टॉपिक हम लोग अपना देख लेते हैं, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर जो कि 12वां नंबर का विश्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। यही करंट अफेयर्स है यार, इसी को याद रखिए। 12वें नंबर का है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। इंडिया में कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सभी नहीं शामिल किए गए हैं। अब ये यूनेस्को देखता है कि उसके लायक कौन है, कौन स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है, उन्हें वो शामिल करता है। इसीलिए 12वें नंबर का शामिल किया गया। तो 12वें से पहले और भी किए गए, हाँ 12वें से पहले 11 और किए गए। पहला कौन किया गया था? पहला नीलगिरी किया गया है। नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे WNBC मतलब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। और एक बात पन्ना के बारे में जान लीजिए, यह केन नदी के किनारे स्थित है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर केन। केन कहां बहती है? यह मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना। और टाइगर रिजर्व कौन सा है? यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे बाघ भी पाए जाते हैं। यह 25वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। इतनी जानकारी ध्यान में रखिएगा। आज के लिए धन्यवाद, हम लोग कल मिलेंगे।